नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अर्ध आवर अभियान के तहत 28 मार्च को शाम 8:30 से 9:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और जनता से बिजली बचाने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस दौरान लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न किया जाए। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों को 50 से बढ़ाकर 105 करने की चर्चा अब तेज हो गई है, जहां आपको बता दें कि महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भी तमाम सवाल उठने लगे हैं, जबकि सीटें बढ़ने की संभावना पर भी बहस लगातार जारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में 70 विधायकों का खर्च ही संभाला नहीं जा रहा, तो 105 सीटों पर क्या होगा। पांच। साथियों नमस्कार। देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए और सभी प्रदेशों के लिए, यानी कि संपूर्ण देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो पहले घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि आगे 10 वर्षों में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, राजनीतिक परिस्थितियों के चलते इसको वर्ष से पहले ही लागू हो जाने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और इस अनुमान के तहत जो फार्मूला सामने आया है वो फार्मूला ये है कि सभी सदनों में, तमाम विधानसभाओं में, तमाम विधान परिषदों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, इन सभी सदनों में वर्तमान संख्या के 1.5 गुना, यानी और इसके आधा और जितना अभी है, माना कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 हैं तो और 35 मतलब 105। इसी प्रकार अगर लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो 542-43 सदस्य हैं तो उसका और आधा। इसी प्रकार राज्यसभा में और इसी प्रकार विधान परिषदों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतने संख्या में विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। साथियों नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं पूरे तरीके से तेज थी, और जिसमें कि 5 नए मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की, और जहां राज्य के विकास कार्यों के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने जनपद का नियमित भ्रमण करें, तो वहीं वहां संचालित योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण करें। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। देखिए, जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है, और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है। देखिए निश्चित रूप से अभी हमारे 5 जो हमारे विधायक थे उन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल परिषद की, और वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो उनके कैबिनेट मंत्री बनने से एक प्रकार से हमारा जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट था उसका संपूर्ण विस्तार हो चुका है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद संगठन ने उत्साह का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है और जहां प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान केंद्र के कई वरिष्ठ नेताओं का राज्य में लगातार दौरा हो रहा है और जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने दो माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां उनके प्रवास से दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और जो कि मोदी जी ने कहा है कि जो है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उसको चरितार्थ करने में लगे। उत्तराखंड अब खबर हरिद्वार से है, जहां नवरात्रि के समापन के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में नारी शक्ति यानी कि महिला शक्ति का भव्य उत्सव आयोजित किया गया और जहां देश भर से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो वहीं उत्सव में बाबा रामदेव ने उपस्थित लोगों को सनातन जागरण का संदेश दिया और जहां महिलाओं के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक के संरक्षण के लिए भी जोर दिया गया है। चलो भाई शुरू करें। देशवासियों को नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी दुर्गा भगवती सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा, यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी है, तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक बेटा राम का स्वरूप होगा। और जब राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्धो हम का यह पावन चरित्र जन जन में अभिव्यक्त होगा, तब सनातन संस्कृति का ये मूर्त विग्रहवान स्वरूप इस देश को जगत गुरु, विश्व गुरु, आर्यवर्त देश बनाएगा। और इसकी आज इसलिए भी आवश्यकता है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, उसमें देश के बच्चों का, देश की युवतियों का चरित्र गिरा जा रहा है। मैं सबसे आह्वान करूंगा अपने बेटा बेटियों को अपने पूर्वज ऋषि शिक्षाओं, वीर वीरांगनाओं का चरित्र बताएं और इन पर्वों का, नवरात्र का और रामनवमी आदि जो हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं, इनका उपयोग इस रूप में करें कि अपने बच्चों को अपनी महान सांस्कृतिक विरासत का बोध कराएं और उनको चरित्रता की, पवित्रता की दीक्षा दें। और जब चरित्र निर्माण होगा तभी सही अर्थों में राष्ट्र निर्माण। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर समेत पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अष्टमी के दिन लोगों ने अपने घरों में विधि विधान से कन्या पूजन किया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों को देवी स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया, जहां सुबह से ही घरों में पूजा अर्चना का माहौल देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले कि मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जहां पूरे दिन भजन कीर्तन चलते रहे, तो वहीं लोगों का कहना है कि कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है।
खबर रामनगर से है, जहां अष्टमी और नवमी नवरात्रि के अवसर पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का संगम देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति के द्वारा 11वें विशाल जागरण का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान आज सुबह से ही मां गिरिजा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जहां पेड़ पड़ाव रामनगर से शुरू होकर मां गिरिजा देवी धाम तक रवाना हुआ। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान मां गिरिजा देवी की भव्य झांकियां डोली, तो वहीं ज्योत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा भी निकाली गई और जहां आयोजन के सदस्य शिवा नेगी ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम हर साल बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जहां शाम को भव्य रात्रि जागरण भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु पूरी रात भक्तों भजनों और जागरण में पूरे तरीके से लीन नजर आएंगे। तो वहीं इस आयोजन के माध्यम से पहाड़ी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये 11वां विशाल मां गिरिजा ज्योत महोत्सव और रात्रि जागरण विगत हम 10 सालों से कर रहे हैं। ये 11वां संस्करण है और क्षेत्रीय जनता का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है और ये साक्षात माता की ज्योत हम गर्जिया से लेके अपने दरबार में स्थापित करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे पौराणिक तरीके से अपने मंदिर, एक तरफ से कहा जाए कि दरबार में पूरी गर्जिया माता वहाँ पे बैठी हुई है और वहाँ पे जाके स्थापित करते हैं और फिर शाम को रात्रि जागरण होता है। विगत ये 11वां संस्करण हमारा है मां गिरिजा ज्योत महोत्सव का। ये 11वां विशाल जागरण। इसके साथ साथ ये जो हमारे एक कल्चरल जो पीछे छूट जा रहा है, देवी देवताओं का अवतरित करना और जो हमारी पहाड़ी बोली भाषा और जागर पवाड़े जो लगते हैं, वो लगते थे, आज किसी को नहीं पता शहर में, लेकिन आज हम उसको जीवंत करने का एक छोटा सा प्रयास अपनी पर्वतीय जनजागृति प्रयास सेवा समिति रामनगर के द्वारा हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 8 बजे से जागरण होगा, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार हर बार अलग अलग आते हैं, लेकिन इस बार हेमा नेगी करासी जो जागर गायिका हैं, जिनको कई पुरस्कार और कई देश विदेशों में अपनी रामनगर में आ रही और उनके साथ मुकेश कटैत और उनकी पूरी टीम, बाकी क्षेत्रीय कलाकार भी बहुत सारे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां एलपीजी गैस की कालाबाजारी और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देशन पर डीएम सबन बंसल ने क्यूआरटी टीमों को मैदान में पूरे तरीके से सक्रिय कर दिया है और जहां अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 1077 और अन्य कंट्रोल रूम नंबरों पर कुल 31 शिकायतें दर्ज की गई हैं और जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई। तो वहीं आज जिले भर में 17,415 घरेलू, तो वहीं 451 कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि स्टॉक की स्थिति भी पूरे तरीके से मजबूत है, जहां 33,040 घरेलू, तो वहीं 1405 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हैं। गैस एजेंसियों पर लगातार छापेमारी और निगरानी भी तेज कर दी गई है, जहां प्रशासन का मुख्य फोकस है कि होम डिलीवरी 100% तक सुनिश्चित हो। बागेश्वर में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आम लोग बेहद ही परेशान हैं और जिस स्थान में गैस सिलेंडर का वितरण होना था, वहां सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि कई लोग अपने वाहन लेकर घंटों तक गैस की गाड़ियों का इंतजार करते रहे। तो वहीं सिलेंडर बांटने के दौरान भारी भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति भी देखने को मिली और जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस बल को भी बुलाना पड़ा। लोगों का आरोप है कि समय पर गैस सप्लाई नहीं होने से उन्हें रोजमर्रा के कामों में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रशासन से जल्द ही समाधान की मांग भी जनता की ओर से की जा रही है। क्या कहते हैं 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और भीड़ यहाँ पर काफ़ी है। टाइम पे सिलेंडर की गाड़ी आई है और जरा व्यवस्था में कोई दिखती है, यहाँ पे कोई प्रॉपर नहीं तरीका नहीं है बांटने का लोगों का। लोग एकदम अफरा तफरी का माहौल है। यद्यपि सिलेंडर आ रहे हैं, सुविधा दे रही है सरकार,
परंतु सबसे बड़ी समस्या व्यवस्था का है, सिस्टम नहीं है। अगर एक सिस्टमेटिक वे से अगर सिलेंडरों का बंटवारा किया जाता तो लोगों में इतना पैनिक भी नहीं आता। तो ये कहता हूँ कि लोगों को पैनिक ना करें और व्यवस्था के तहत अगर सिलेंडर। अब खबर रामनगर से है, जहां कोसी नदी में तराई पश्चिमी विक्षोभ में आपको बताते चले कि वन विकास और नगर निगम की मिली भगत से 10 टायरा वाहनों को खनन कार्य के लिए नदी में चलाने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इस फरमान से आक्रोशित वाहन स्वामियों ने वन विभाग के एसडीओ किरण साहा के साथ साथ वन विकास निगम के प्रभागीय खनन अधिकारी से भी मुलाकात की, जहां आपको बताते चले कि ज्ञापन सौंपकर वाहनों को नदी में चलाने के लिए मांग भी की गई है। तो वहीं अध्यक्ष वैड मिनरल वेलफेयर सोसाइटी के हरदीप सिंह ने दोनों ही विभागों पर आरोप लगाए हैं कि उनके आदेश पर वाहनों को बंद किया गया है और जिससे कि रोजगार पर संकट पैदा हो गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां हुड़दंगी छात्रों और युवाओं पर नकेल कसने के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने रात्रि के समय सभी थाने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान को चलाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पिछले 2 दिनों में शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जहां 21 चौपहिया तो वहीं 50 दोपहिया वाहनों को भी सीज किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि हूटर, काले शीशे तो वहीं रेस ड्राइविंग करने वाले 12 वाहनों को भी सीज कर दिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली हाथी पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीती रात जगजीतपुर के इलाके में बालाजी कॉन्क्लेव कॉलोनी में भी विशालकाय जंगली हाथी देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि गली से हाथी को गुजरता देख घरों में मौजूद लोग पूरे तरीके से सहम गए। तो वहीं हाथी के गली से गुजरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार जगजीतपुर क्षेत्र से आए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हुआ नजर आ रहा है। और जहां आए दिन इस तरीके के वीडियो अब आना आम बात हो गई है, जहां स्थानीय लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अब खबर खटीमा से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह दुर्घटना चकरपुर और जगबूड़ा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार बाइक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताते चले कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के खरपच्चे उड़ गए। तो वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गया था ये तो बनबसा से लौटता हुआ इसके रास्ते में दुर्घटना हो गई। हमने सूचना मिली थी, हमें तो लगभग 8:30 बजे के आसपास पता चला। 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था। ये फ़ोन तो था, इन दोनों को लगा रहे थे, फ़ोन तो नहीं लग रहा था। इसका दोस्त था नमन नवेद, तो दोनों का जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर दूसरों से किसी से पता लगा, बच्चों को, हमारे छोटे वालों को। तो पहले स्वास्थ्य में ले गए होंगे, फिर यहाँ आ गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।